नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे, आज की क्लास में हम देखेंगे कि संसदात्मक प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली में मेन डिफरेंस क्या क्या होते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि संसदात्मक प्रणाली एक्चुअल में होती क्या है, किसे कहते हैं, अध्यक्षात्मक प्रणाली होती क्या है, कहते किसे हैं। बस उन अगर वो चीज़ें बेसिक समझ में आ गई है तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम पूरे एक चार्ट फ्लो के तहत इसको पूरे को जो है लिखेंगे। और एज इट इज़ ही लिखना है आपको। आपको बस मैं समझाता जाऊंगा, आप लिखते जाओ और आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर के पॉइंट से। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो देखो, संसदात्मक बिल्कुल ऐसे का ऐसे बनाना है। संसदीय प्रणाली एक तरफ लिख लो, अध्यक्षात्मक एक तरफ लिख लो, बीच में लाइन खींच दो और हम अंतर स्टार्ट करेंगे। तो पहला अंतर क्या है, मेन कार्यपालिका। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका 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 जो होती है वास्तविक होती है। की है जबकि जबकि विधायिका, इसको ऐसे मत लिखो, इसको ये लिखो। इसको एक मिनट है ना, लिखा थोड़ी अभी, एक सेकेंड, इसको थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, आसान भाषा में लिख लेते हैं। कार्यपालिका दो भागों में विभक्त है। विभक्त है ना? पहले लिखना है यहाँ पे नाम मात्र, सेकंड लिखना संवैधानिक, नाम मात्र, और दूसरा लिखना वास्तविक। नाम मात्र जो है ना, इसमें लिखना ये रबर स्टाम्प है, और ये है ना वास्तविक कार्यपालिका जो है, इसको अपन बोलते हैं कार्यक्षम। मतलब वास्तव में रूप में कार्य तो यही करता है। ठीक, कार्यपालिका दो भागों में विभक्त रहती है। इसमें देखो, नाम मात्र रबर स्टाम्प मतलब आपके जो आपके राष्ट्रपति होते हैं, उनका काम केवल क्या है, साइन करने का। जबकि वास्तव में रूप में काम कौन करता है, प्रधानमंत्री। ठीक है। सेकंड चलो, हाँ, सेकंड चलो इसमें, इधर लिख पाता हूँ अभी, इसको एक बार करवा दें। हाँ, सेकंड चलो इसमें कि में लिखो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष व शासन अध्यक्ष। समझ में आ गया? अभी समझाता हूँ। शासन अध्यक्ष अलग अलग होता है। इसका मतलब ये हो गया, राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है, अपने राष्ट्रपति, ये अलग होता है। और शासन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, कार्यकाल अनिश्चित होता है। संसदीय प्रणाली में कार्यकाल अनिश्चित होता है। अनिश्चित कैसे होता है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कभी भी। अभी मैं समझाता हूँ आपको, है ना। एक सेकेंड आप लिख लो जो जो मैं बता रहा हूँ। कार्यपालिका का इसमें लिखो नेक्स्ट, कार्यपालिका कार्यपालिका विधायिका विधायिका का घनिष्ठ, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ लास्ट वाले वीडियो में। घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है ना। अब इसमें अब इधर लिखो चौथे पॉइंट में। ठीक है, इसमें लिखा अध्यक्षात्मक प्रणाली में, जैसे हमने इसमें लिखा ना, कार्यपालिका दोनों दो भागों में विभक्त होता है, नाम मात्र और वास्तविक। नाम मात्र नाम मात्र जो होता है, जो आपके रबर स्टाम्प की तरह रहता है, राष्ट्रपति। लेकिन इसमें अध्यक्षात्मक प्रणाली में ऐसे नहीं रहता। अध्यक्षात्मक प्रणाली में केवल
जो होता है प्रधानमंत्री नहीं होता, जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वही आपका वास्तविक और कार्यक्षम वही होता है। तो इसमें लिख लो राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रधान होता है। नाम मात्र व वास्तविक। हाँ, कुछ नहीं। सेकंड में लिखा था राष्ट्राध्यक्ष शासन अध्यक्ष अलग अलग होता है, इसमें लिखो कि राष्ट्राध्यक्ष व शासन अध्यक्ष एक होता है। थर्ड, कार्यकाल अनिश्चित होता है। अनिश्चित कार्यकाल कैसे होता है इसमें? इसमें कार्यकाल अनिश्चित होता है, इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कभी भी जो है विधायिका, इसमें ब्रैकेट में यहाँ लिख लेना अगर जगह है तो, विधायिका द्वारा, विधायिका द्वारा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, कार्यकाल इसमें निश्चित होता है। कार्यकाल निश्चित होता है। इसमें विधायिका द्वारा जो है कार्यपालिका को हटाया नहीं जा सकता। इसमें कार्यपालिका व विधायिका दोनों का कार्यकाल, दोनों का कार्यकाल निश्चित होता है। ठीक। चौथे में यहाँ लिखो, क्या लिखा है? घनिष्ठ संबंध होता है। मतलब ये घनिष्ठ संबंध होता है, जैसे मैंने आपको पुरानी वाली इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ाया था कि विधायिका में से ही कार्यपालिका के लिए चुनाए जाते हैं। कोई भी एमपी जो होता है उसको कार्यपालिका में लेके ही मंत्रिपरिषद का निर्माण किया। ठीक है ना? और मतलब यहाँ शक्ति संलयन होता है, शक्ति का संलयन किया जाता है, शक्ति को मिलाया जाता है। ठीक। जो है अब इसमें ये लिख दो सीधा सा कि शक्ति का पृथक्करण होता है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की पालना की जाती है। अर्थात लिखो, अर्थात एक दूसरे के, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। लाइन ऐसी खींच रही है देखो इस पे मैं। ठीक है। चलते हैं पांचवें नंबर के पॉइंट पे। बहुत ही इजी टॉपिक है, समझ में आ ही रहा होगा कि पहला वाला पार्ट देखोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको और समझ में आ जाएगा। 5 नंबर के पॉइंट डालो, इसमें डालो एक कार्यपालिका, कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है ना? और इसमें लिखो कि यहाँ पे कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता, कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। ठीक है। बताया था ना यहाँ पे कार्यपालिका, क्योंकि व्यवस्थापिका तो मतलब आपकी संसद है, संसद में दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक। तो थोड़ा सा समझा देता हूँ वापस से। लोकसभा और राज्यसभा ये आपकी होगी व्यवस्थापिका। ठीक है। तो इस इन दोनों में से ही चुन के कार्यपालिका में चुने जाते हैं। तो कभी भी व्यवस्थापिका जो होती है जो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इसको भंग कर सकती है कार्यपालिका को। ठीक है।
भंग कर सकती है, तो ये हमेशा इसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे, है ना। और यहाँ पे तो शक्ति का पृथक्करण है, यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है कार्यपालिका को भी अध्यायिका से, तो यहाँ पे कोई उत्तरदायी तो निश्चित नहीं होता। ठीक है, छठे पॉइंट में लिखो छठे जैसे देखो चीज़ें वही निकल के आ रही है जो मैं आपको कल जो बता चुका हूँ और अभी भी मैं बता ही रहा हूँ, तो चीज़ें वही है नॉर्मली, बस ये है कि समझने की चीज़ है। अब जैसे संसदीय प्रणाली की कभी बात आती है ना कि क्या होती है, तो अपन को भारत का संदर्भ देखना चाहिए, दिमाग में भारत की इमेज बन जानी चाहिए कि भारत के अंदर ऐसा होता है। और अध्यक्षात्मक की जब भी बात होती है तो हमें अमेरिका की इमेज बन जानी चाहिए कि अमेरिका में इस तरह से होता है, तो बहुत ईजी हो जाती है चीज़ें। डिपेंड करता है चीज़ों को आप लेते किस तरह से हो। इसमें देखो यह शक्ति संलयन या शक्ति संयोग पर आधारित है। जब आगे ना शुरू ऊपर वाली चीज में लिखो, यह शक्ति के पृथक्करण पर आधारित है। सेवंथ पॉइंट डालो, सेवंथ पॉइंट डालो इसमें। इसमें जो मंत्रिमंडल होता है ना, मंत्रिमंडल, इसमें लिखो मंत्री विभाग का सर्वे सर्वा होता है, सर्वे सर्वा होता है, मंत्री विभाग का सर्वे सर्वा होता है। तो मन है ना। और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होता है, समकक्षों में प्रथम होता है। कल वाला जो एग्जांपल दिया था ना क्लास का मॉनिटर, इस तरह से, इसी तरह से इसमें लिखो कि यहाँ पे मंत्री नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट लिखो विभागीय सचिव कहा जाता है इनको, विभागीय सचिव कहा जाता है। जो सर्वे सर्वा होते हैं ना उनको विभागीय सचिव कहा जाता है, मंत्री नहीं कहा जाता। और सबसे, और यहाँ पे प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होता है, और यहाँ पे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री तो होता ही नहीं इन वालों सब में। ठीक है, मैं लिखूँ मंत्री, मंत्रियों के लिए एक बात कही गई है कि एक साथ तैरते हैं, एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं, एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं, ये संसदीय प्रणाली में है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है इसमें। मैं लिखो अर्थात सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, इसमें लिखो उत्तरदायित्व नहीं। अभी पूरा पिछले वाले में अपने किया था ना, देखो इसमें क्या होता है कि विधायिका जब अविश्वास प्रस्ताव लाती है ना, तो पूरी मंत्री परिषद, ऐसे नहीं है कि केवल एक ही मंत्री हटेगा, तो इसमें क्या पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होता है। एक साथ तो डूबेंगे, और एक मतलब वो बोलते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाली बात है कि अगर किसी भी के भी खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है ना, तो पूरी मंत्री परिषद को ही इस्तीफा देना होता है। एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं, यहाँ पे इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, उत्तरदायित्व का ही सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट लिखो शांति काल के लिए उपयुक्त, इसमें लिखो अध्यक्षात्मक प्रणाली संकट काल के लिए उपयुक्त, संकट काल के लिए उपयुक्त। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखो शांति काल मतलब जब युद्ध वगैरह नहीं चल रहा, सारी चीज़ नॉर्मल चल रही है, तो उस टाइम के लिए संसदीय प्रणाली उपयुक्त है। कैसे, क्योंकि इसमें देखो पहले कोई भी विधेयक होगा, निम्न सदन में कोई विधेयक आया लोकसभा में, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, लेकिन उससे पहले इन दोनों में ही है ना विपक्ष द्वारा विरोध होगा।
है ना, मतलब लंबी प्रक्रिया है, कुल मिला के प्रक्रिया लंबी है ना, तो लंबी प्रक्रिया, परंतु संकट काल में ये ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? लंबी प्रक्रिया मतलब शांति काल में ही इसको लागू किया जा सकता है। अगर अचानक से कोई अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी आ गई और कोई कानून पास करना जरूरी हो गया, तो इस प्रक्रिया के चलते ये इसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है। लेकिन है ना, और यहाँ पे है अध्यक्षात्मक संकट काल की उपयुक्त। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जो डिसीजन लेना है वो केवल राष्ट्रपति को लेना है। ठीक है, राष्ट्रपति को लेना है, केवल तुरंत प्रकार से जो अपनी मीटिंग जो है बुलाएगा और पूरा जो है निर्णय तुरंत ले लेगा अचानक से। ठीक है, तो ये है जो है संकट काल में उपयुक्त। युद्ध हो गया या कोई भी ऐसे हालत आ गई कि तुरंत निर्णय लेना है, तो आपके अध्यक्षत्व प्रणाली ज़्यादा बेस्ट। ठीक, इसमें लिखो राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। ये बहुत बच्चे है ना गलत कर देंगे। सरकार के अंग और संसद के अंग दोनों में डिफरेंस है। सरकार के अंग तो मैंने बताए थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और संसद के अंग, संसद का अंग होता है। तो संसद के अपने तीन अंग हैं। पहला है लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक, तो यहाँ पे लिखो कि राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं। नहीं, ठीक, नेक्स्ट चलो। इसमें लिखो आप, नेक्स्ट में लिखो संसदीय शासन प्रणाली में वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। ठीक, इसमें लिखो सरकार की कोई व्यवस्था नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं। मतलब क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, अभी जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो है इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गए। ठीक है, तो वहाँ अविश्वास प्रस्ताव पारित भी हो गया, अविश्वास प्रस्ताव। अब क्या होगा कि किसी दूसरे दल के पास अगर बहुमत है ना, अगर वो बहुमत अपना साबित कर देता है दूसरा दल, तो वहाँ पे उस दल की सरकार बन जाएगी बचे हुए कार्यकाल के लिए। ठीक है, इस तरह से वहाँ वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था है। लेकिन अमेरिका में या अध्यक्षात्मक प्रणाली में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है। ठीक, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अभी पाकिस्तान वाला। संसदीय प्रणाली में छाया मंत्रिमंडल, छाया मंत्रिमंडल, इसको लिखो थोड़ा सा। छाया मंत्रिमंडल क्या होता है कि जब अ, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी अपना मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल बनाए, है ना, ये होता है छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल मतलब सत्ता पक्ष तो अपना मंत्रिमंडल बनाता है, कैबिनेट बनाता ही है, लेकिन विपक्ष भी है ना अपने जो है जो सदस्यों को लेके एक मंत्रिमंडल बना देता है, ताकि जो उस पे सत्ता पक्ष के मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखा जा सके, उसे उनके कामों को प्रभावित किया जा सके, है ना। ये अपने इंडिया में नहीं होता, लेकिन ब्रिटेन में तो ये बनाया जाता है। अध्यक्षात्मक में किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट की व्यवस्था है। किचन कैबिनेट क्या होता है? ये राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए उसके खास लोगों का समूह होता है। एक खास लोगों का समूह, किसी भी मुद्दे पर अगर किसी को सलाह देनी है, राष्ट्रपति को या कुछ भी देना है, तो कैबिनेट के जो राष्ट्रपति के बिल्कुल खास होते हैं ये लोग, तो इसे किचन कैबिनेट है। ये पैरेलल काम करता रहता है। यहाँ पे लिखो दलीय तानाशाही की, दलीय तानाशाही की
आशंका। दलित तानाशाही की कैसे आशंका? जैसे किसी भी सरकार को या किसी भी दल को बहुमत मिल गया, तो बहुमत ऐसा मिला, प्रचंड बहुमत, प्रचंड बहुमत मिल गया, तो वो दल विपक्ष की तो सुनेगा ही नहीं, है ना, विपक्ष की नहीं सुनेगा, और वो अपनी मर्जी से काम करेगा ना। तो वहाँ पे क्या है कि तानाशाही रवैया जो है वैसा देखने को मिलता है कि जो भी कानून पास कर दिया ठीक है, कर दिया तो कर दिया, कोई भी नियम बना दिया, कोई भी टैक्स लगा दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, कुछ भी महंगा कर दिया, मतलब यह है कि कोई भी निर्णय लिए लेंगे तो अपने इस तरह से ही सोच के ले लेंगे, और इससे तानाशाही रवैया देखने को मिलता है। परंतु अध्यक्षात्मक प्रणाली में अपने तानाशाही, तानाशाही यहाँ पे भी हो सकती है, तानाशाही की संभावना है ना। यहाँ पे मैंने क्या बताया, दलीय तानाशाही, यहाँ पे पूरे दल की तानाशाही होगी, अकेले व्यक्ति की नहीं होगी। और यहाँ पे तानाशाही की संभावना किसकी है? राष्ट्रपति, है ना, ये मेनली होता है। 14 नंबर का लिखो। यहाँ पे जो वो है ना, कार्यपालिका को हटाना संभव, कार्यपालिका को हटाना संभव, मैंने बताया था ना पहले, है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका को हटाया जा सकता, परंतु यहाँ पे जो है कार्यपालिका को केवल महाभियोग द्वारा, केवल महाभियोग द्वारा हटाया जाना। तो आप बोलोगे महाभियोग तो राष्ट्रपति के विरुद्ध लगता है, तो ठीक है, यहाँ पे जो कार्यपालिका होती है ना वो प्रेसिडेंट कहते हैं, क्योंकि मैं वापस बता देता हूँ आपको कि जो विधायिका होती है ना, विधायिका, तो वहाँ पे उसकी कांग्रेस, वो तो विधायिका, कार्यपालिका जो है वहाँ पे राष्ट्रपति, और न्यायपालिका तो होती है ना। पुराने वाले जो वीडियो उनको देखो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट अपने बिंदु पर, ये एज इट इज उतार लो। अब नेक्स्ट बिंदु जो है अपन करेंगे अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध संसदात्मक, ऐड कर लेते हैं। अर्ध अध्यक्षात्मक, अर्ध संसदात्मक, मतलब इस प्रणाली में क्या होता है कि थोड़े गुण तो इसके पाए जाते हैं और थोड़े गुण संसदात्मक के, थोड़े अध्यक्षतात्मक में लिखो कि फ्रांस की शासन व्यवस्था, फ्रांस की व्यवस्था, फ्रांस की शासन व्यवस्था को अर्ध, को अर्ध अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक व अर्ध संघात्मक, संसदात्मक कहा जाता है। ये भी स्पष्ट हो गया कि कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी, अर्ध अध्यक्षात्मक और संसदात्मक की, है ना। ना? इसका जो जनक माना जाता है ना, शुरुआत जिसने करने वाला, उसका नाम है मोरिस, मोरिस दुर्वर्जर, ठीक है। फ्रांस का जो है आपके पांचवें गणतंत्र, पांचवें गणतंत्र से लगभग 1958 से लागू किया गया, है ना। इसे टेलर मेड संविधान, अभी समझा दूंगा सारी चीज़ें, लिख लो एक बार, या संकट काल का शिशु, संकट काल का शिशु, या चार्ल्स द गोल, सीधा 2 नंबरों में क्वेश्चन आएगा, चार्ल्स एक लाइन का, चार्ल्स द गोल का संविधान, इसके ये अन्य नाम है, ठीक है।
टेलर मेड संविधान इसलिए कहा जाता है, देखो टेलर होता है ना जो अपने कपड़े सिलता है, वो क्या करता है, इधर से काटा और दोनों को जोड़ दिया। इसी तरह से टेलर मेड संविधान इसलिए कहते हैं कि अध्यक्षात्मक के कुछ गुण ले लिए और आपके संसदात्मक के कुछ गुण ले लिए, दोनों का मिला के एक मिश्रण बना दिया, तो टेलर मेड संविधान। ठीक। संकट काल का शिशु इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे बहुदलीय और अस्थिर सरकारें थी, कहाँ पे, फ्रांस में। तो ये पांचवें गणतंत्र से लागू किया, लेकिन उससे पहले जो चार गणतंत्र थे ना, चौथे गणतंत्र तक वहाँ पे जो है अस्थिर सरकारें जन्म ले रही थी, कोई स्थिर सरकार आ ही नहीं रही थी। ठीक है। उसके बाद जब ये स्थिर सरकारों के लिए ये अर्ध अध्यक्षात्मक और अर्ध संसदात्मक को लागू किया, वहाँ पे स्थिर सरकारें जो है बनने लग गई। तो इसे संकट काल का शिशु कहा गया कि संकट काल में ही ये निकल के आया था। चार्ल्स द गोल का संविधान, कि चार्ल्स द गोल ने इन्होंने जो है अ, ये संकल्पना दी थी। ठीक। इसमें लिखो अब विशेषताएं। विशेषताओं में लिखो आप पहला बिंदु कि राष्ट्रपति का पलड़ा भारी। राष्ट्रपति का पलड़ा भारी। क्यों? कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। ठीक। सेकंड बिंदु लिखो, राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष व प्रधानमंत्री शासन अध्यक्ष। ठीक है। अब देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन वहाँ पे भी होता है, कहाँ पे, अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली में निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। और वहाँ पे राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष वाला कहलाता है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री भी है, ध्यान देना, यहाँ प्रधानमंत्री भी है, शासन अध्यक्ष कहलाता है, परंतु प्रधानमंत्री की यहाँ वैल्यू नहीं है। प्रधानमंत्री का चुनाव जनता नहीं करती है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का, अच्छा ये तो लिख लिया ना बने, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और ये जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है। ठीक। नेक्स्ट लिखो, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को हटाना होता है ना, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट चलो, राष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लिखना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, आगे ना संसदात्मक के गुण, सिफारिश पर कैबिनेट की नियुक्ति करता है, कैबिनेट की नियुक्ति करता है, कैबिनेट की नियुक्ति करता है ना। नेक्स्ट लिखो कि राष्ट्रपति जो है संसद व कैबिनेट दोनों को भंग कर सकता है, भंग कर सकता है। ठीक है। छठा लिखो कि कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता, कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता अपने कौन करता है, कौन करता है अपने, कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, कैबिनेट की जब बैठक होती है प्रधानमंत्री, यहाँ पे कौन करता है, करता है राष्ट्रपति करता है यहाँ पे। ठीक है। देखो इसमें सिंपल सा है, अर्ध अर्ध अध्यक्षात्मक और अर्ध संसदात्मक में कि कुछ गुण इसके ले लिए, कुछ इसके गुण ले लिए, फ्रांस में इसको लागू कर दिया। ठीक है। फ्रांस के साथ साथ और भी जगह लागू है, जैसे श्रीलंका में अपने लागू है, लेकिन अपन स्पेशली फ्रांस की बात करेंगे, फ्रांस में ही सबसे पहले लागू किया गया था। ठीक।
देखो इसमें राष्ट्रपति का पलड़ा भारी होता है। राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए जनता के लिए ही उत्तरदायी होता है। एक राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री शासन का अध्यक्ष होता है। इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, क्योंकि जब जनता इसको चुन रही है राष्ट्रपति को, तो वैल्यू राष्ट्रपति की ज़्यादा रहेगी। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कैबिनेट की नियुक्ति करता है, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, कैबिनेट की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री बोलेगा मेरे को ये बंदे चाहिए और इसकी कैबिनेट की नियुक्ति कर देगा। ये संसदात्मक में भी अपने भी तो होता है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, राष्ट्रपति संसद और कैबिनेट, राष्ट्रपति संसद और कैबिनेट दोनों को भंग कर सकता है। ठीक, कैबिनेट की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। तो ये इसमें मेन मेन जो इसकी विशेषताएं थी। ठीक, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो, इसमें अपन बात करेंगे कि प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है इसमें। इसमें लिखते हैं अपन प्रधानमंत्री, अलग से ऐसे डाल के लिख लो प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है। तो लिखो फ्रांस के लिए क्या कहा जाता है, कि फ्रांस के लिए कहा जाता है, फ्रांस के लिए कहा जाता है कि यहाँ प्रधानमंत्री तो है, यहाँ प्रधानमंत्री तो है, प्रधानमंत्री तो दिख रहा है हमें, प्रधानमंत्री है, पर वह अत्यंत कमजोर है, अत्यंत कमजोर है। ठीक है, ये इसके प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है। और यहाँ पे जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, इसके लिए क्या कहा जाता है, कि मंत्री परिषद, जैसे मैंने बताया कि पीएम की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है, पहले अपन ने बता दी, और राष्ट्रपति के प्रसाद परंती पे वो रहेंगे। इसमें क्या होता है कि वास्तविकता, वास्तविकता क्या है कि मंत्री जो है ना, राष्ट्रपति के एक तरह से लिपिक है। वास्तविकता तो यही है, मंत्री राष्ट्रपति के लिपिक है। अपने होते हैं लिपिक, कि राष्ट्रपति जो बोलेगा वही काम मंत्री करेंगे। और पीएम जो होता है ना, उसकी भूमिका बताओ, और राष्ट्रपति का प्रधान, राष्ट्रपति का प्रधान लिपिक है। अपने जैसे अपने नहीं होते ऑफिस में बाबू, बाबू को लिपिक बोलते हैं, और ये बड़ा बाबू, प्रधानमंत्री तो बड़ा बाबू हो गया और मंत्री आपके यहाँ पे लिपिक हो गए। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको इसमें लिखवाऊंगा 2 नंबर की, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसमें कर दोगे। निर्वाचित पद संचय, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट का डाल लो। निर्वाचित पद संचय क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे लिखो फ्रांस में दोनों सदनों, फ्रांस में दोनों सदनों के सदस्य, फ्रांस में दोनों सदनों के सदस्य अनेक निर्वाचित पदों पर बने रहते हैं, अनेक निर्वाचित पदों पर बने रहते हैं, बने रहते हैं। वे संसद सदस्य होने के साथ साथ, देखना, होने के, ध्यान देना, होने के साथ साथ मेयर या अन्य पद, या अन्य पद पर भी बने रहते हैं। है ना, निर्वाचित पद संचय का मतलब क्या हो गया, कि फ्रांस में दोनों सदनों के सदस्य, मतलब वहाँ के जो मेंबर हैं, वो निर्वाचित पदों पर, मतलब जनता ने उन्हें चुन लिया। ठीक, तो वो एक पद पर चुने जाने के बाद, अपने यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, कोई अगर राज्यसभा का सदस्य है ना, और वो लोकसभा में चुनाव लड़के जीत जाता है, तो उसे एक सीट से इस्तीफा देना होगा, सिंपल सी बात है। परंतु फ्रांस में क्या है कि अगर कोई सदस्य चुन लिया गया,
निर्वाचित हो गया तो वो उस पद पे भी बना रहता है, मतलब वो दोनों पदों पे बने रहेगा, दोनों पर हाथों में लड्डू रहेगा। इसका क्या है कि इससे क्या होता है, अब आप बताओ अच्छी बात है गलत बात है? देखा जाए तो अच्छी बात है कि हाँ दोनों पदों पे है और दोनों पदों पे वो बढ़िया मजे कर रहा है। परंतु परंतु क्या है कि यहाँ पे क्या होगा कि उत्तरदायित्व खत्म हो जाता है कि जनता ने इसे चुना है ना, यहाँ पे तो ध्यान दे नहीं रहा। और ये यहाँ पे जो पुराने पद है, कोई लाभ का पद है या कुछ ऐसा भी पद, यहाँ पे पूरा फोकस कर रहा है। तो जनता ने चुना, यहाँ पे तो शासन प्रणाली धीमी हो गई ना। जनता ने चुना है, जनता ने क्या चुना है, जनता ने इसलिए चुना है कि आप अपना काम करो वहाँ पे जाके, जो है नियम निर्माण करो या जो भी करना है आपको, शासन में भागीदारी निभाओ। लेकिन ये यहाँ पे इंटरेस्टेड ही नहीं है किसी चीज़ को लेके। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है निर्वाचित पसंद से। ठीक, इसमें ये होता है। ठीक, तो ये वाला जो है आपको 2 नंबर में करना है। उतार लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है? तो ये हो गया आपका संसदीय और अध्यक्षता प्रणाली कंप्लीट। ठीक, तो चैनल को करो सब्सक्राइब, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो मेरे को। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो दोस्तों के साथ। आपको ऐसे कैसे नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के, किसी ने नहीं समझाया होगा इस तरह से। तो गवर्नमेंट गुरु 2.0 चैनल है अपना, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, कमेंट करके ये भी बता देना नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे कराना है, फर्स्ट ग्रेड का हो या सेकंड ग्रेड का हो, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हो, कोई भी हो, बता देना बस एक बार कमेंट में, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से लेके आऊँगा। ठीक, चलो, थैंक यू, मिलते हैं।